ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो कंपनीज होती हैं जिनकी फंक्शनिंग दो या दो से अधिक देशों में होती हैं, एमएनसीज, वो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को किसी एक देश से खरीदती हैं जहां की उसका कॉस्ट कम हो, और फिर किसी दूसरे कंट्री में उसको असेंबल करती हैं, मीन्स फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और समय दोनों बचता है। साथ ही साथ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में उन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं जहां की मार्केट वैल्यू अधिक हो। तो ये करने से एमएनसीज को अधिक प्रॉफिट होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। इस पूरे सिस्टम को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो इसमें क्या हुआ कि मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन था कंट्रीज में, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, एक ही कंट्री में, मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर। और ये जो एमएनसीज के इंट्रोडक्शन की वजह से पूरे विश्व का जो मार्केट सिनेरियो था वो चेंज हो गया। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो लेबर कॉस्ट देखती थी, फिर से रॉ मटेरियल देखती थी, और जिन देशों में रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट कम होता था उन कंट्रीज में अपने प्लांट्स लगाती थी और वहाँ से चीज़ों को प्रोड्यूस करती थी, और फिर कहीं और दूसरे देश में हम कह सकते हैं कि उनको लाके फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का फॉर्म दिया जा सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि समय भी बचता है, अच्छी क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर लिए, और साथ ही साथ कम पैसे में भी प्रोड्यूस कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं जिसमें लेबर देखा जाता है, चीप लेबर, फिर से आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, और उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट का मार्जिन है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए वो अधिक से अधिक हो सके। तो ये था हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यूजुअली एमएनसीज want to minimize their cost and thus set up production centers in countries where the factor of production are at cheap rates. They also look for government policies that look after their interest. तो जो एमएनसी होती हैं वो सीधे सीधे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देती हैं। जिन देशों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते होते हैं, मतलब लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, और आसानी से मार्केट मिल सके, उन कंट्रीज में ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाती हैं, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के तरफ भी ध्यान देती हैं एमएनसीज,
जिन देशों में बिजनेस करना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती है विथ सीइंग द इंटरेस्ट ऑफ एमएनसी, मतलब पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का अधिक से अधिक फायदा हो। अब इसी के साथ कोई देश मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ मिलना क्यों चाहेगा, मतलब साथ में बिजनेस क्यों करना चाहेगा? तो इसके भी दो फायदे होते हैं। अगर एक देश एमएनसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, मतलब जॉइंटली बिजनेस कर रहा है, तो दो फायदे होंगे। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट मिलता है या कैपिटल मिलता है। इन्वेस्टमेंट मिलते कि ये बिजनेस आसानी से अपने लिए अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकता है, बड़ा कर सकता है, अपने लिए एसेट्स खरीद सकता है। और दूसरा एडवांटेज है नई टेक्नोलॉजीज अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से नई नई तकनीकें अपने बिजनेस में ला सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, it creates an opportunity for producers and manufacturers to reach beyond the domestic market and to compete in market located in another country of the world। मतलब जो प्रोडक्ट्स को बनाने वाले हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने देश में भी प्रोडक्ट्स को सेल करें, उसी के साथ वो दूसरे देशों में भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जिनसे कि उनका कस्टमर बेस बढ़ता है और ऐसा होने से वो अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ उनको नई टेक्नोलॉजीज से अवगत होते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट के अनुसार अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स हैं या जो इंपोर्टर्स हैं उनके पास भी एक ऑप्शन होता है जहां की वो प्रोडक्ट्स को जज कर सकते हैं। मतलब अपने देश में भी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसी के साथ साथ जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों में कंपैरिजन करके और क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड।